हुनर सिखाया नहीं जाता, हासिल किया जाता है। मैं आपको कैमरा दे सकता हूं, लेकिन आपके अंदर विज़न पैदा नहीं कर सकता। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और मैं हूं आपका दोस्त आरजे राघव, लेकर के हाजिर हूं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे। दोस्तों, फोटोग्राफी एक ऐसी कला है जिसमें जीव, व्यक्ति, वस्तु और स्थान को खूबसूरत नज़रिए से देखना और इसे एक फ़ोटो में कैद कर लेना ताकि उसे दुनिया देख सके। और आज के प्रोग्राम में हम फोटोग्राफी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रायगढ़ के महान फोटोग्राफर श्री कमल किशोर शर्मा। आपने रायगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में अपनी शानदार फोटोग्राफी के जरिए अपना और रायगढ़ का नाम रोशन किया है। आज के प्रोग्राम में हम आपसे जानेंगे आपके बारे में और फोटोग्राफी से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी। और यदि आप भी फ़ोटो खींचने और खिंचवाने में रुचि रखते हैं तो आज के हमारे इस प्रोग्राम को पूरा ज़रूर सुनें। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और स्वागत करते हैं आज के गेस्ट श्री कमल किशोर शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका हमारे रेडियो धूम 89.6 में। थैंक यू सर। रेडियो धूम के श्रोता को मैं नमस्कार करता हूं। और प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं। शर्मा जी, हम आपसे जानेंगे फोटोग्राफी से जुड़े बहुत सारे टिप्स और तरीके, मगर सबसे पहले जानना चाहते हैं आपके बारे में, तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा पूरा नाम कमल किशोर शर्मा है। मैं रायगढ़ का निवासी हूँ, कोतर और शर्मा गली में रहता हूँ। पिताजी का नाम स्वर्गीय बैजनाथ शर्मा जी, नारायणी देवी मेरी माता जी हैं, जो कि मैं रायगढ़ से ही पैदाशी हूँ। मेरा बचपन से ही फोटोग्राफी में शौक़ था। मेरा एजुकेशन नटवर हाई स्कूल में और मिडिल स्कूल में पढ़ा हूँ। रायगढ़ से ही मैं बिलोंग करता हूँ। शर्मा जी, फोटोग्राफी का शौक़ आपको कब से है और इस शौक़ को आपने हुनर में कैसे तब्दील किया? क्योंकि हम जानते हैं कि शौक़ एक अलग चीज़ है, हुनर एक अलग चीज़ है। शौक़ तो कई लोग रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों का रखते हैं, मगर किसी एक ही चीज़ में पारंगत हो पाते हैं। तो आपने कब ये सोचा कि मुझे फ़ोटोग्राफी के फील्ड में जाना चाहिए? फ़ोटोग्राफी का शौक़ तो मुझे ऐसा 89 से है। जब मैं शौक़ के तौर पे मैंने फ़ोटोग्राफी की, छोटे कैमरा FM10 से स्टार्ट किया था मैंने। पतली रील आती थी उस समय 24 मेगापिक्सल की, और ये अपना बहुत सी कम, उस समय तो कम रेट में उपलब्ध रहता था। 900 के कैमरे से मैंने स्टार्ट की थी और शौकिया के तौर पे स्टार्ट की थी। बहुत शौक़ था नेचुरल जगह घूमने का, फिरने का, इसलिए मैंने ये फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की थी। उसके बाद मैंने 95-96 में ये निर्णय लिया कि इसको अपने बिजनेस के रूप में इसको कन्वर्ट किया जाए। तो सारे उसके समय में पूरा कन्वर्ट हो चुका था और फिर मैंने 96 में ये शौक़ को अपने व्यवसाय के रूप में तब्दीली किया। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं कि जिस चीज़ का वो शौक़ रखते हैं उसको अपने करियर के रूप में कर पाते हैं। हम करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। तो चलिए हम वापस अपने प्रोग्राम में आते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप कौन सा कैमरा इस्तेमाल करते हैं और क्यों? उसकी कोई ख़ास वजह है या फिर? ये आपने सही पूछा। कैमरा मैं अक्सर निकॉन कंपनी का यूज करता हूँ जी। इसमें फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी आती है मेरे हिसाब से, मेरे सोच के हिसाब से। मैं FM10 सबसे पहले स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने निकॉन के ही दूसरे मॉडल चेक किए। हर 2-4 महीने में, साल में नए नए मॉडल आते रहते हैं। वीडियोग्राफी में सोनी का अच्छा रहता है, फोटोग्राफी में निकॉन का अच्छा रहता है, कैनन का अच्छा रहता है, इसलिए मेरी पसंद है निकॉन। उसको मैं यूज करता हूँ और वो खींचने में आसान है और देखने में आसान है और उसको एक अच्छे रूप से यूज किया जा सकता है। शर्मा जी, हम ऐसा होता है कि कई लोग को देख के सीखते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिस फील्ड में जाते हैं वैसा बनना चाहते हैं। तो सीधा सीधा प्रश्न हमारा ये है, आपका कोई आइडियल है जिसको देख करके आपको लगा कि मुझे इसके जैसे बनना है या इसके जैसे फ़ोटोग्राफी करना है, या उसको देख करके आप सीखते हैं? तो आपके जीवन में वो शख्स कौन है? मैं सबसे पहले फ़ोटोग्राफी में संदीप भौमिक जी से मिला था। कलकत्ता के हैं वो, रहने वाले, वेस्ट बंगाल से। और रघुराज जी की मुझे फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी लगती है, पसंद आती है, और सारे इनसे कुछ प्रेरणा मिले हैं मुझे। इस फील्ड में आने से पहले मैंने इनसे कुछ टिप्स लिए थे और मुलाकात हुई थी संदीप भौमिक जी से। उनको मैंने रायगढ़ भी बुलवाया था जी, और बच्चों की उसमें ट्रेनिंग भी करवाए थे ताकि कुछ मैं भी सीख सकूं, उनको भी सिखा सकें। तो ऐसे ये सिलसिला चलता रहा और ये मैंने बहुत ही
मेहनत और परिश्रम करके ये फोटोग्राफी धैर्य का काम होता है। जी। बहुत धैर्य रख के ये फोटोग्राफी के हिसाब से इसको अगर अपन सिचुएशन के हिसाब से एंगल करें तो एक अच्छा मौका मिलता है। बहुत बढ़िया आपने बताया। और जैसा कि हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की रघु राय जी के कोट्स के साथ, और आप उस फील्ड से जुड़े हैं, और हम देखते हैं फोटोग्राफी दिन ब दिन चेंज होती जा रही है। और अभी जैसे आपने कहा उनसे सीखा है, तो कुछ चीज़ आप उनके जैसा करते हैं कि अपने से कुछ क्रिएटिविटी करके आप नया रूप देना चाहते हैं इस फोटोग्राफी को? उनके जैसा तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे से बहुत आगे हैं, महान हस्ती है। शुरू में तो मैंने कोई फोटोग्राफी का कोर्स किया नहीं था। उसके बाद में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता मैंने जाके 2-2, 4-4 दिन के 10-10 दिन का कोर्स किया। अच्छा। और मैं शौक से ही फोटोग्राफी शौक था, इसलिए मैंने प्रैक्टिकली नॉलेज ज़्यादा था। मैं फील्ड का फोटोग्राफर हूँ जी। कोर्स का फोटोग्राफी मैंने बाद में किया है। अच्छा। जो कि बहुत ही पहले रील के ज़माने में जो है ना कोर्स उतना नहीं होता था और इतने ट्रेनिंग स्कूल नहीं थे और ये नहीं था, तो मैंने अपने हिसाब से कैमरा यूज किया। शौक से हिसाब से करते करते मेरे को फोटोग्राफी अपने हिसाब से आ गई थी। जो कि मैंने स्टार्टिंग में वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट किया, उसके बाद अपन ने ये सारी फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी के अलावा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, ये इसमें धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते गए। अच्छा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल फ़ोटो आप लेते हैं। और बहुत जगह होता है आर्टिफिशियल फ़ोटो, मतलब कई जगह हम देखते हैं मुंह बनाना पहले स्टार्ट करते हैं फिर फ़ोटो लेते हैं, और नेचुरल का मतलब जो जैसा है वैसा आप फ़ोटो लेते हैं उनकी। हाँ, मेरा यही सोच है कि नेचुरल फोटोग्राफी बहुत अच्छी फोटोग्राफी होती है। कोई भी सिचुएशन को देख के उसको एडिट करना, वो करना एक अलग चीज़ है, लेकिन नेचुरल फोटोग्राफी का अलग है। घूमने फिरने का शौक़ होते हुए मैंने ये फोटोग्राफी, पर्यटन धार्मिक का भी मेरे को शौक़ है घूमने फिरने का, तो उसके हिसाब से मैंने पूरे छत्तीसगढ़ भ्रमण किया है और फोटोग्राफी का कलेक्शन किया है। सारे पुरातत्व संग्रहालय, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल घूमने का शौक़ होते हुए ये फोटोग्राफी की रुचि मेरे को आगे लाई है। अच्छा, ये चीज़ भी बहुत अच्छी है कि जिसे फोटोग्राफी का शौक़ है उसे घूमने फिरने का शौक़ भी ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो घूम फिर के हर तरीके की फ़ोटो ले सके। तो बहुत बढ़िया आपने बताया शर्मा जी। तो चलिए प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं। और घूमने फिरने का शौक़ भी ऐसे ही रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, क्योंकि आप जहाँ जहाँ जाते हैं हर चीज़ को, उस प्रकृति को, उस जगह को अपने फ़ोटो में कैप्चर कर लेते हैं। शर्मा जी, अब हम जानना चाहते हैं कि आप अपने आप को कैसे सिखाते हैं एक बेहतर फ़ोटोग्राफ्स खींचने के लिए, क्योंकि कभी कभी रहता है कि एक समय रहता है, एक उम्र रहती है जब हम बाहर जाते हैं, किसी से सीखते हैं। जैसे आपने कहा कि आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता गए सीखने के लिए, नई नई चीज़ें सीखे, मगर कुछ समय के बाद ऐसा लगता है खुद को सिखाना पड़ता है, खुद ही हम शिष्य बनते हैं, खुद ही गुरु बनते हैं। हर बार अलग अलग तरीके की फ़ोटो खींचते हैं, उसमें हमें खुद लगता है कि कहीं ये कमी रह गई या इसे हम और भी अच्छे तरीके से कर सकते थे। तो आप अपने आप को कैसे सिखाते हैं? मैं फोटोग्राफी में हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें इतना सीखने का बहुत बड़ी लंबी वो जगह है कि हर दिन आदमी को सीखना चाहिए। हर फील्ड में आदमी को कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। ये फोटोग्राफी में हर सिचुएशन को देखते हुए और एंगल को देखते हुए ध्यान में रखते हुए अपन फोटोग्राफी करते हैं, जो कि जो चीज़ अपन लेना चाहते हैं वो चीज़ अपने को मिले। सही सिचुएशन और सही समय का इंतज़ार में फ़ोटोग्राफी का बहुत सोच और धैर्य की ज़रूरत रहती है। पहले तो लोग ऐसे भी बोलते थे फोटोग्राफी करते करते, यानी सांस रोक के खींचना है, ये करना है। आजकल तो फोटोग्राफी इतनी आसान हो चुकी है, यानी डिजिटल फोटोग्राफी, इसमें उतना अपने को, यानी रील का और डिजिटल फोटोग्राफी में बहुत से ऐसे अंतर है जो अभी सीखने का ज़रूरत पड़ती है। जी, हम भी सुने हैं कि एक समय रील वाली जब बात होती थी तो 36 रील ऐसी कुछ होती थी, यदि ख़राब हो गई तो ख़राब हो गई। अभी डिजिटल युग है, एक ख़राब हो गई, दो ख़राब हो गई। लोग पहले 100-200 फ़ोटो खींचते थे, अभी हम देखते हैं 2000 फ़ोटो खींच लेते हैं और फिर सेलेक्ट करते रहते हैं, इसको चुने कि इसको चुने कि इसको चुने। कभी कभी सब अच्छी लगती हैं, कभी कभी कुछ भी अच्छी नहीं लगती हैं। बहुत बढ़िया आपने बताया। और हम जानना चाहते हैं आपकी फ़ोटोग्राफी स्टाइल के बारे में। आप अपनी स्टाइल कैसे आप खींचते हैं, क्या तरीका है, उसको आप हमें बताएं। फोटोग्राफी में देखने का सिचुएशन अपने को क्या है, अपन क्या लेना चाहते हैं, वो महत्वपूर्ण होता है कि अपन को जो लेना है उसको सिचुएशन में ध्यान रखते हुए फोटोग्राफी करना ज़रूरी है। जो कि जिस हिसाब से अपन को जो एंगल में अपन को दिख रहा है और जो लेना है उसको फोकस करते हुए फोटोग्राफी करनी चाहिए, ताकि आगे चल के अपन को उसको
अपर्चर मिला सके, उसका लेंस पकड़ के अच्छे से फोटोग्राफी कर सके। और जैसा कि आपने भी बताया कि बहुत बड़ा दायरा है फोटोग्राफी का, अलग अलग जगह लोग, मतलब हम एक सोचते थे कि कहीं शादी में फ़ोटो खींचते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में, फिर हमने सुना कि वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी होती है। तो इनको आप बताएं, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपका इनमें से सबसे पसंदीदा काम कौन सा है, कौन सी फ़ोटोग्राफी आपको बहुत पसंद है? फोटोग्राफी तो वैसे सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग तो वेडिंग फोटोग्राफी से स्टार्ट की थी जी। और नेचुरल, पर्यटन, धार्मिक का, लेकिन मुझे जो पसंद है वो फोटो जर्नलिस्ट का और इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी। अच्छा। मैं लगातार 30 वर्षों से आज जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में फोटोग्राफी करते आ रहा हूँ जी। जो कि मुझे गर्व का महसूस कर रहा हूँ कि मैं इतने वर्षों से अच्छे से फोटोग्राफी वहाँ से करते आ रहा हूँ। चाहे वो एरियल भी है, हेलीकॉप्टर से, प्लेन से फोटोग्राफी मैंने की है। अच्छा। और कई बार की है, 30-40 बार हेलीकॉप्टर का, यानी वो कांच निकाल के और जो पूरा प्लांट को लेना, एरियल व्यू से पूरा एक फ़ोटो में पूरी फैक्ट्री लेना, ये सब चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है जो मैंने की है। फोटोग्राफी में वैसे सारे वर्क अच्छे होते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी भी अच्छी है, उसमें एक अलग सीखने को मिलता है। जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट का कोर्स अलग है, उसमें एक अलग सिचुएशन मिलता है जो वीआईपीओं से मिलता है, और अपनी एंगल से, समाचार के हिसाब से एंगल के से देखना पड़ता है, उस फोटोग्राफी का अलग महत्व है। ऐसे देखें तो हर प्रकार की फ़ोटोग्राफी में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है अपने को। और जैसा आपने कहा कि हेलीकॉप्टर से आप फ़ोटो लेते हैं, तो जब हेलीकॉप्टर चलता रहता है उस समय फोकस करना कितना आसान रहता है? क्या आपके लिए आसान रहता है? हमें लगता है कि जब कोई कैमरा हिलता रहे तो फोकस हम नहीं कर पाते हैं, तो आप ये कैसे कर पाते हैं? यही चीज़ महत्वपूर्ण है जो फोटोग्राफी में है, एंगल को और फोकस करना। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि अपने को धैर्य रख के सब चीज़ करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे लिए, यानी रायगढ़ शहर में, रायगढ़ छोटे से एक ज़िले में रहते हुए मैंने ये काम किया है और मैंने सीखा है। ये पूरा श्रेय मैं नवीन जिंदल जी को देना चाहूँगा, जिंदल कमेटी के चेयरमैन साहब को देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें देख के और सीखने को मिला, प्रैक्टिकली करने का मौका मिला, और मुझे ये बहुत ही सी बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए कि और अच्छे से मैं खींच पाता हूँ, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो बहुत बढ़िया आपने बताया, और जैसा कहा आपने कि नवीन जिंदल जी के साथ आप फोटोग्राफी किए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि उनसे पहली मुलाकात आपकी कब हुई, कैसे हुई? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि उनसे मिल पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत कम उनका रायगढ़ आना हो पाता है, और यदि कभी हो भी पाता हो तो बहुत मुश्किल रहता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और जैसा कि आपने कहा पिछले 30 सालों से आप उनसे मिलते हैं, आप उनके साथ फ़ोटो खींचे हैं, वो भी क्या शौक़ रखते हैं फ़ोटो खींचने का? जी हाँ, उनको भी शौक़ है फोटोग्राफी में, लेकिन मैं सबसे पहले ओपी जिंदल बाबूजी से बहुत पहली मुलाकात होती थी। पहली मुलाकात मेरी ओपी जिंदल बाबूजी से हुई थी, जो उनके बाबूजी हैं, पिताजी हैं। उनको मुझे बहुत चीज़ सीखने को मौका मिला। उस समय से जुड़ा हूँ, 97-96 से जुड़ा हुआ हूँ। बाबूजी आते थे तो बहुत चीज़ें मेरे को बताते थे, और मेरे को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनके साथ कुछ काम कर सका, कुछ सीख सका। उसके बाद 2002 के 3 के बाद ही मैंने नवीन जी से मुलाकात की थी। वो विजिट में आते थे जिंदल स्टील पावर लिमिटेड के। सबसे पहली मेरी अच्छी मुलाकात तो दिल्ली में हुई, उनके बीकाजी कामा पैलेस ऑफिस में। अच्छा। जो एथराइज मीटिंग के द्वारा हुई, अपॉइंटमेंट के द्वारा, जो मुझे बहुत चीज़ उसमें उनके साथ शेयर करने का और सीखने का मौका मिला, और बहुत इज्जत और सम्मान के साथ मुझे वहाँ मौका मिला उनके साथ बैठने का और बातचीत करने का। वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बताया कि एग्जीबिशन भी लगाते हैं शायद विश्वकर्मा जयंती के दिन जिंदल में, और पिछले 30 साल से लगा रहे हैं। तो आप तो बहुत समय से जिंदल को देखते आ रहे हैं, अलग अलग कल पुर्जों की फ़ोटो लेना, दूर से लेना, पास से लेना, तो कैसा लगता है ये सब आपको? और उसमें से जब आप फोटोग्राफी लेते हैं तो आपकी बेस्ट फोटोग्राफी कौन सी है जिसको आपको लगा कि हाँ इसको खींचना बहुत कठिन था? क्योंकि वो कल पुर्जों के बीच में जाना, ऐसे जाना, वैसे जाना, हम केवल उसको सोच सकते हैं, मगर आप तो उसको प्रैक्टिकल किए हैं, तो वो कैसा माहौल रहता है और कितना चैलेंजिंग जॉब है ये? ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है, और इसमें मैंने ये 2001 से विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में मेरी फ़ोटो एग्जीबिशन लगती है, फ़ोटोग्राफी की प्रदर्शनी लगती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है,
और मेरे सौभाग्य का विषय है कि मैं हर विश्वकर्मा पूजा में वहाँ एग्जीबिशन लगाता हूँ, जिसमें मुझे नवीन जी से मिलने का मौका भी मिलता है। नवीन जी मेरे फ़ोटो स्टॉल में आके शुभारंभ करके पूरे फोटोग्राफी का अवलोकन करते हैं और मेरी पेट थपथपा के उन्होंने तारीफ़ भी की है कि फ़ोटोग्राफी और जिंदल में जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी इवेंट होते हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं, उसका मैं जो फ़ोटोग्राफी करता हूँ, इंडस्ट्रियल फ़ोटोग्राफी का, हर मौके पे जो वहाँ दर्शाने का मौका मिलता है, मुझे को दिखाने का मौका मिलता है, उस चीज़ को मैं वहाँ डिस्प्ले करता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया आपने बताया और हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, बस इमेजिन कर पाते हैं कि आप ये काम कैसे कर पाते होंगे। चलिए, हम शर्मा जी से जानते हैं फोटोग्राफी से जुड़ी और भी कुछ दिलचस्प बातें। शर्मा जी, समय बदलता जा रहा है, एक दौर था जब नेगेटिव का दौर था, उससे पहले भी फ़ोटो खींचते थे लोग, तो आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं कि शुरू में नेगेटिव ब्लैक एंड वाइट, हम कह सकते हैं ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो खींचते थे, फिर कलर फ़ोटो का ज़माना आया, फिर कलर फ़ोटो में भी धीरे धीरे अभी डिजिटल फ़ोटो का ज़माना आ गया है। इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं, इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? क्या बहुत बेहतर हुआ है और क्या और होना चाहिए इसमें? शुरू में तो फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट ही चली है, जो कि एनालाइजर के थ्रू बनाई जाती थी। ब्लैक एंड वाइट रील से खींची जाती थी, कैमरे से खींची जाती थी। वो बहुत उस समय के धैर्य का काम था। तो 7 दिन में 10 दिन में एक फ़ोटोग्राफ्स लोगों के हाथों में प्राप्त होती थी। अच्छा, आज ऐसा बदलाव आते जा रहा है कि आदमी को 1 मिनट का भी समय नहीं, यानी सिचुएशन है नहीं है कि मेरे को तुरंत फ़ोटो देखना है, तुरंत खींचना है और देखना है। वो दौर आ गया। बहुत सी ऐसा बदलाव, इतना बदलाव आया है आधुनिक आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई फोटोग्राफी में, जो कि अपने को आगे दिन प्रतिदिन देखने को मिल रही है और इसमें बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। इसमें टेक्निकल यानी हर चीज़ का सिस्टम आ रहा है, इसमें अलग अलग लाइट आ रही है, फोकस आ रहा है, कैमरे में ऐसे ऐसे लेंस आ रहे हैं कि यानी आपको यूज करके बहुत ही बिना लेंस के, यानी बिना मिरर वाले कैमरे आ गए अब देखने को मिल रहा है। तो उसमें इतनी अच्छी फोटोग्राफी आ रही है कि यानी आप एकदम क्लियर और सारी चीज़ों को देखना परखना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और शर्मा जी, मेगापिक्सल हम सुनते हैं अलग अलग कैमराज में, मोबाइल में मेगापिक्सल होते हैं, कैमरे में जो आप यूज करते हैं उसमें मेगापिक्सल होते हैं, और मोबाइल में कई ज़्यादा मेगापिक्सल होते हैं, कई कम मेगापिक्सल होते हैं। मगर आप लोग के कैमरे में जो फोटोग्राफर यूज करते हैं उसमें जो मैंने सुना है कि मेगापिक्सल कम होते हैं, 15 मेगापिक्सल, 20, 25, 30। इसमें बहुत बड़ी फ़ोटो आती है, बहुत अच्छी फ़ोटो आती है। और जो कि कुछ मोबाइल में तो कह देते हैं 100 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, इसमें कुछ छोटी आती है। ये क्या अंतर है इन दोनों में? मोबाइल के कैमरे में और कैमरे के पिक्सल में बहुत अंतर होता है। पहले निगेटिव के ज़माने में ये एक निगेटिव 22 मेगापिक्सल होती थी जी। माना जाता है कि 22 मेगापिक्सल का एक निगेटिव होता था, उसमें फ़ोटोग्राफी अच्छी से अच्छी आती थी। आजकल 24 मेगापिक्सल, 36 मेगापिक्सल और भी ऊंचे मेगापिक्सल के कैमरे आ रहे हैं, जो कि यानी अपने को देखने को मिल रहे हैं। और ये आजकल का डिजिटल ज़माना है, हर साल हर महीने बढ़ोतरी कुछ न कुछ इसको सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। एक फ़ोटोग्राफी, एक फ़ोटो में 15 MB 20 MB की फ़ोटो बनती है, उसमें अपन कितनी बड़ी भी फ़ोटो बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आजकल ऐसे ऐसे मेगापिक्सल वाले कैमरे आ रहे हैं जी। और एक स्टाइल हम होती है, पहले देखते थे कि फ़ोटो जैसे दूर से लेते थे, फ्लैश चमकाते थे, फिर धीरे धीरे बैठते थे, उठते थे, साइड एंगल से लेते थे। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि हम किस तरीके से, किस एंगल से, किस प्रकार की फ़ोटो ले सकते हैं ताकि वो फ़ोटो और अच्छी आ सके? आजकल बड़े बड़े लेंस आ गए हैं, अपन किसी भी प्रकार का फोटोग्राफी कर सकते हैं। साइड फेस है, सामने का फेस लेना है, साइड फेस लेना है, या ऊपर से लेना है, नीचे से लेना है। ये अपनी अपनी फोटोग्राफी की कला है। जिस सिचुएशन को जिस हिसाब से अपने को दिखाना है उसके हिसाब से लेना पड़ता है ये। और इसमें बहुत सी तब्दीली होती जा रही है दिन प्रतिदिन, जो कि सीखने की अपनी कला है, फोटोग्राफी की कला है। और कैमरे की भी आजकल एक से एक आधुनिक कैमरे आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ आसान हो गए हैं पहले से। और हमने सुना है DSLR के बारे में, अधिकतर बोलते हैं DSLR कैमरे का उपयोग किया करें। ये क्या चीज़ होती है, क्या खासियत रहती है इस कैमरे में? ये DSLR है क्या, लेंस है कि कैमरा है, हम जानना चाहते हैं आपसे। DSLR कैमरा आता है, हम लोग जो भी यूज करते हैं सब DSLR कैमरा रहता है, बड़े बड़े कैमरे रहते हैं। बिना DSLR वाला फिक्स लेंस रहता है इसमें लेंस अपन चेंज कर सकते हैं, इसको DSLR कैमरा बोलते हैं।
और कोई भी लेंस इसमें फिट करके लगा सके, अपन कैमरा के लेंस चेंज कर करके एक ही कैमरे में खींच सकते हैं। अच्छा। बॉडी अलग है, लेंस अलग है, आप एक बॉडी में कई भी प्रकार के लेंस लगा के अपन फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसलिए आजकल का ये आधुनिक फोटोग्राफी जो कल चल रही है। और जैसा आपने लाइट की बात की, कई शादी वगैरह में हम देखते हैं पहले से कुछ लाइट वहाँ रख देते हैं, और किसी किसी जगह कुछ कैमरे में अधिकतर हम देखते हैं कि उन्हें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनका फोकस इतना अच्छा रहता है कि बिना लाइट के भी क्लीन और बढ़िया ब्राइटनेस के साथ फ़ोटो आती है। तो ये कैसे कर पाते हैं, और क्या कभी कभी ज़रूरत होती है कि लाइट ज़रूर लगाएं ताकि और अच्छे से फोकस कर पाएँ हम किसी चीज़ को? पहले के कैमरों में ऐसे लाइट की ज़रूरत पड़ती थी और ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती थी। आजकल ऐसे आधुनिक कैमरे आने लग गए जिसमें लाइट की एपर्चर बढ़ा लेते हैं, और भी लेंस में यूज में जो आते हैं उसमें बहुत लाइट की ज़रूरत नहीं रह पड़ती, छोटी लाइट में भी काम हो जाता है। वो यानी पहले के जो पैनासोनिक के कैमरे थे, सोनी के कैमरे थे, ये सब में दिन प्रतिदिन उसमें सुधार आते जा रहा है, इसलिए लाइट की कमी आजकल नहीं यूज करना पड़ता है ज़्यादा। पहले तार की कैमरे होते हैं, आजकल डिजिटल लाइट भी आने लग गई है, उसके थ्रू अपन फोटोग्राफी करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया आपने बताया। और अधिकतर हम देखते हैं कि क्लोजअप फ़ोटो बहुत सुनते हैं हम, पासपोर्ट साइज़ तो हम सब जानते हैं, क्लोजअप फ़ोटो ये क्या होता है, और एक पोर्टफोलियो ये वर्ड मैंने सुना था, इसमें किस प्रकार की फ़ोटो आती हैं पोर्टफोलियो में? पोर्टफोलियो एक फ़ोटोग्राफी अलग होती है, क्लोजअप फ़ोटो जो होती है ये भी होती है, एक अपन जो पास चेहरे को दिखाना, ये समझना। फोटोग्राफी में फैशन फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, इवेंट फोटोग्राफी होती है, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी होती है, इसमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती है, कई प्रकार की फोटोग्राफी होती है। आजकल सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने ढंग से फोटोग्राफी करते आ रहे हैं, जो कि अपनी जो शौक़ है और अपनी पसंद है उसके हिसाब से फोटोग्राफी करते हैं। और एडिटिंग ये चीज़ हम देखते हैं कि फ़ोटो हम खींच लिए, और कई लोग कहते हैं कि यदि थोड़ा भी 19-20 है फ़ोटो तो उसको एडिटिंग के माध्यम से सुधारा जा सकता है। और कभी कभी तो देखते हैं कि कुछ लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, उनका चेहरा ही दूसरा दिखता है फ़ोटो के साथ, और आप जो नेचुरल फ़ोटोग्राफी लेते हैं, और हमने सुना है कि आप चेंजेस नहीं करते हैं, एडिटिंग नहीं करते हैं या बिल्कुल ना के बराबर करते हैं, तो इस एडिटिंग को आप कैसे देखते हैं? नेचुरल फ़ोटो खींचना एक अलग चीज़ है। एडिटिंग आजकल सारी सुविधाएं हो गई हैं कंप्यूटर में, एक से एक, यानी मिक्सिंग का वो आज ज़माना आ गया, एडिटिंग का ज़माना आ गया। बिना एडिटिंग के आजकल फ़ोटोग्राफी भी आसान नहीं है, और फोटोग्राफी के सिचुएशन के हिसाब से एडिटिंग करना ज़रूरी है, जो कि आजकल वीडियो के काम में अलग एडिटिंग होती है, फोटोग्राफी के काम में भी होती है। सारे वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत ज़रूरी है एडिटिंग करके फोटोग्राफी का एल्बम बनाना और ये करना। इसलिए ये आजकल आधुनिक ज़माने में ये एडिटिंग का ज़माना है, तो एडिटिंग ज़रूरी है आज के ज़माने में। नेचुरल फोटोग्राफी की अलग, आउटडोर फोटोग्राफी में नेचुरल फोटोग्राफी एक आसान है, और इंडोर फोटोग्राफी में एडिटिंग भी ज़रूरी है। बहुत बढ़िया आपने परिभाषित किया दोनों चीज़ को, और हम बहुत सारी चीज़ जान रहे हैं, सीख रहे हैं, और श्रोताओं से कह रहे हैं यदि आपको भी फ़ोटोग्राफी करने का शौक़ है या फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ है, तो आप छोटी छोटी बातों में आप ध्यान देंगे तो आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी आएंगी, और जिसे आप सबको दिखा सकेंगे। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री कमल किशोर शर्मा जी। आप एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, और आपसे आज हम जान रहे हैं फ़ोटोग्राफी के बारे में, और आपका क्या मानना है फ़ोटोग्राफी के बारे में। शर्मा जी, हम देखे हैं आपको कई फ़ोटोज़ में अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के साथ, और कभी कभी लगता है कि जिनसे मिल पाना बहुत कठिन होता है, एक शख्स से मिल पाना बहुत कठिन होता है, और लगभग आपकी फ़ोटोग्राफ्स में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके साथ आप फ़ोटो में हैं, उनकी फ़ोटो खींचे हैं। तो ये सफ़र कैसा था, आप उन तक कैसे पहुँचे, कितना संघर्ष करना पड़ा? बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी की बात है कि मैं सबसे मिल पाता हूँ, जो भी महान हस्तियाँ हैं उनके दर्शन कर पाता हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है कि यानी मैं हर कार्यक्रम में उपलब्ध रहता हूँ, और दिल्ली बॉम्बे फ़ोटो फेयर में भी जाते रहता हूँ। हर टीवी के एक्टर्स वहाँ आते हैं, और समय दर समय ऐसा सिचुएशन आते जाता है कि मैं मिलता हूँ सबसे। और बॉम्बे भी मैं कई बार गया हूँ, वहाँ पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके भी मिला हूँ, और इवेंट में तो मिलता ही हूँ। यहाँ भी ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम होते रहते हैं, जैसे चक्रधर समारोह है, राज्योत्सव है। यहाँ भी आजकल शासन प्रशासन द्वारा कार्यक्रम जो होते हैं, इसमें भी आजकल कलाकार आने लग गए हैं, और इसमें भी मुलाकात हो जाती है। ऐसे कई सौभाग्य के विषय है जो मैं, यानी इवेंट में जो मिलता हूँ वो अलग है, लेकिन जो पर्सनल मिलता हूँ उसमें खुशी ज़्यादा महसूस होती है। तो कैसे कर पाते हैं, और किसी से मिलने का कोई ख़ास किस्सा
यदि आप हमारे साथ साझा करना चाहें, कैसे मिल पाए, या कभी कभी लगता है कि जब हम इस फील्ड में आते हैं हम किसी से मिलने के बहुत इच्छुक होते हैं, तो ऐसे शख्स कौन है आपके जीवन में जिनसे आप मिलना चाह रहे थे और मिल भी पाए हैं, और कैसा महसूस कर रहे थे उस समय? बचपन से मुझे शौक था कि बड़े बड़े लोगों से मिलूं और समझूं, सारी चीज़ें सीखूं। इसमें ये मेरा फील्ड, मुझे भगवान ने ऐसा फील्ड दे दिया कि ये फील्ड में ऐसा है कि सबसे मिलने का मौका मिल रहा है मुझे, और हर बड़े बड़े कार्यक्रम में रहने का सौभाग्य मिल रहा है, जो कि मुझे मिलना आसान हो जाता है। एक फ़ोटोग्राफी के माध्यम से ये बहुत ही आसान तरीके से मैं मिल पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हर कलाकार से मिलना भी ये एक अच्छी बात है, जो मैं सब धर्मेंद्र जी से मिला, और ये उद्योगपतियों से मिलता हूँ, राजनेताओं से मिलता हूँ, तो मिलने में खुशी होती है, अलग एक पहचान बनती है। तो धर्मेंद्र जी से जब आप मिले तो कैसा महसूस कर रहे थे? उन्होंने क्या बात की आपसे? आपने अपने बारे में उन्हें बताया? हाँ, मैंने उनको बताया, वो बड़ी खुशी हुई उनको, और मैंने उनसे मुलाकात की, चर्चा करी, फोटोग्राफी के बारे में भी, उनकी कला के बारे में भी मैंने चर्चा की, तो बहुत खुश हुए। और कहते हैं ही मैन कहलाते हैं, तो सामने से ही मैन ही है कि बहुत नेचुरल तरीके से और सॉफ्ट रूप से मिलते हैं आपसे? नहीं, बहुत नेचुरल और सॉफ्ट रूप से मिले वो, ऐसे कोई ही मैन नहीं है, और वो अच्छे मिलनसार हैं। अच्छा। उनकी सोच एक बहुत अच्छी सोच है, और भी कई कलाकारों से मिले हैं, जो कि अच्छी बात है। तो चलिए, और शर्मा जी, हम एक चीज़ जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री APJ अब्दुल कलाम से आपकी मुलाकात के बारे में। बहुत कम लोग हो पाते हैं जिन्हें राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिल पाता है, तो ये मौका आपको कैसे मिला, कब मिला, और क्या महसूस कर रहे थे आप राष्ट्रपति जी से मिलने से पहले और मिलने के बाद? ये पूरा किस्सा आप हमारे साथ साझा करें। ये मेरा बड़ा सौभाग्य का विषय है कि APJ अब्दुल कलाम जी से मिलने का मेरा बड़ा शौक़ था, बड़ा मन था मिलने के। मैंने एक पत्र भी लिखा था, लेकिन उसका जवाब बहुत देर से आया। जब वो छत्तीसगढ़ आ रहे थे, छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा था उनका, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। उस विषय में मैं बहुत विचार किया। फिर मैं कलेक्टर महोदय से, यहाँ रायगढ़ कलेक्टर महोदय से सुबोध कुमार सिंह जी से मिला। उनको मैंने निवेदन किया कि महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय जी, हमारे छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है, जिससे मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। उन्होंने क्लियर बोला कि मैं तो मिलवा नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं आपका पत्र ले लेता हूँ, राजभवन भेज देता हूँ, राजभवन में आएंगे, वहाँ का जो महामहिम जी जो विचार करेंगे, राज्यपाल जी, उनके हिसाब से वो देख लेंगे। तो मैंने बोला, यही निवेदन किया कि आप मेरा निवेदन को स्वीकार करें। तो लेटर उन्होंने आगे बढ़ाया। वहाँ के जो राजभवन रायपुर में दिनेश नंदन सहाय जी महामहिम उस समय राज्यपाल जी थे जी, उनके एक IPC केसरी कलेक्टर रायगढ़ पहले होया करते थे, उन्होंने ये लेटर को देखा, और मैं वहाँ जाके मिला रायपुर में। उनको भी एक आश्चर्य लगा कि आप राष्ट्रपति जी से मिलना चाहते हैं, क्यों मिलना चाहते हैं, क्या विषय है इसमें। तो वो मेरे परिचय के थे, तो मैंने उनको पूरा अपना बताया कि अपने छत्तीसगढ़ आ रहे हैं राष्ट्रपति महोदय, तो उनसे मेरे मिलने का विषय यही है कि मैं उनको पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में अपनी फ़ोटोग्राफी के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ कि अपना छत्तीसगढ़ क्या है, एक नया राज्य बना है। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से 2-4 मिनट की, और ये फ़ोटो एल्बम के माध्यम से मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में धार्मिक, पर्यटन, पुरातत्व संग, ये जो भी चीज़ें हैं उनको मैं दिखा के अपनी फ़ोटोग्राफी की कला दिखाना चाहता हूँ। तो एक बहुत सारे प्रोटोकॉल रहते हैं महामहिम से मिलने के लिए, उन सारे प्रोटोकॉल को मानते हुए, फॉलो करते हुए हमें उनसे मिलना पड़ता है। वो केसरी जी भी, उन्होंने निवेदन किया कि ये मैं राज्यपाल जी से निवेदन करूंगा और आपकी मुलाकात करने के लिए वहाँ लेटर भेज देते हैं। तो फिर दिल्ली लेटर गया मेरा, दिल्ली लेटर से फिर गया, तो वहाँ से मेरा निवेदन स्वीकार हुआ। फिर एक पत्र मेरे पास आया और एक पत्र राजभवन में आया, जो कि मेरे पास राजभवन से भी पत्र के द्वारा और टेलीफोन के माध्यम के द्वारा सूचना किया गया कि आपसे राष्ट्रपति जी छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है, उसमें मुलाकात आपसे करेंगे। कैसा महसूस कर रहे थे आप उस समय, क्योंकि बहुत कठिन है और एक सपना ही साकार हो गया, जैसा कि आपने बताया कि आप शुरू से उनसे मिलना चाह रहे थे, तो कैसा महसूस कर पा रहे थे आप उस समय? ये मेरी सौभाग्य की बात है कि अपने देश के राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई और मैं मिलने का सौभाग्य मिला। मेरी बहुत उत्साह बढ़ती गई। दिन प्रतिदिन जब छत्तीसगढ़ पहुँचे वो, तो मुझे 24 घंटे पहले रायपुर पहुँचना पड़ा। राजभवन में मुझे
एक दिन पहले बुलाया गया था, वहाँ मेरे को गेस्ट के रूप में रखा गया था। और दूसरे दिन जब राष्ट्रपति जी आए, पूरा प्रोटोकॉल एक दिन पहले से मेरा पूरा चेकअप किया गया था। मेरा पूरा यानी जो वहाँ की वो सिस्टम होता है उनको फॉलो करते हुए, और 2004 में राष्ट्रपति महोदय से APJ अब्दुल कलाम जी से मेरी मुलाकात हुई। मेरे ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं उनको अपनी फ़ोटोग्राफी की कला के बारे में फ़ोटोग्राफी दिखाने के लिए मेरे को सौभाग्य मिला, और मैंने उनको एल्बम प्रेजेंट किया, उनको भेंट किया, ताकि छत्तीसगढ़ के बारे में उनको और भी जान सकेंगे, पहचान सकेंगे यहाँ की कला के बारे में। आपने अपने एल्बम में क्या क्या चीज़ मेंशन की? क्योंकि छत्तीसगढ़ तो है बहुत बढ़िया प्रदेश है, बहुत सारी चीज़ यहाँ देखने लायक हैं। यहाँ की भौगोलिक संस्कृति को मैंने पेश किया, यहाँ के पर्यटन धार्मिक को मैंने उस एल्बम में पेश किया था कि, और मैंने उनको फोटोग्राफी के माध्यम से एक लेटर भी दिया था कि यहाँ के घूमने फिरने का शौक़ था, इसलिए पर्यटन का मैंने उसमें प्रोजेक्ट रखा था। यहाँ का पर्यटन के सुधार के बारे में मैंने एक लेटर उनको दिया कि यानी यहाँ के आसपास के पर्यटन का सुधार किया जाए। उसके लिए उन्होंने मेरे लेटर को स्वीकार किया और केंद्र सरकार को बोल के, पर्यटन मंत्री को बोल के यहाँ के कुछ अमाउंट भी भेजा था, जो यहाँ के पर्यटन में सुधार हुआ था उस समय। बहुत अनमोल पल थे वो, जब आप महामहिम से मिल पाए। एक सपना साकार होने बराबर ही है ये कि एक आम आदमी जो ऐसा सोचता है कि मैं अपने दिनचर्या में बिजी रहूं, और आपने सोचा महामहिम से मिलने के लिए। और बहुत कम लोग होते हैं जो जैसा सोचते हैं वैसा कर पाते हैं, मगर जैसा आपने कहा, धैर्य रखना और अपने लक्ष्य में केंद्रित रहना चाहिए, और आपने पूरी कोशिश की और आपका वो सपना साकार भी हुआ। हाँ, मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मैं कुछ क्षण उनके साथ मिल सका, कुछ सीख सका, और उन्होंने पूरी आशीर्वाद से मुझे आशीर्वाद किया, फोटोग्राफी की भी तारीफ की, और ये यानी उनके बगल में बैठ के जो मुझे दिखाने का मौका मिला, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रोटोकॉल में ये नहीं आता है, लेकिन यानी मेरे को इतने आसान से, इतने प्यार से अपने पास बुला के जो फोटोग्राफी उन्होंने देखी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए, बहुत बढ़िया। और साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री कमल किशोर शर्मा जी। सर, कहते हैं फोटो नहीं होती, यादें होती हैं। और सच में आज हम किसी तस्वीर को लिए हैं, और जब बहुत साल के बाद उसे देखते हैं तो हम उसी पल में चले जाते हैं जिस समय हम वो फ़ोटो लिए थे। वो सारी चीज़ें हमें याद आने लगती हैं, और ये बहुत बड़ा काम है, कठिन काम है, और बहुत अच्छा काम है किसी पलों को समेट के रखना। हम प्रोग्राम में और आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं, आप देश और प्रदेश में कई बार सम्मानित हो चुके हैं, तो आप अपने सम्मानों के बारे में हमें बताएं। कहाँ कहाँ आपको सम्मानित किया गया और किस तरीके से आप वहाँ तक पहुँचे? सम्मान की जहाँ बात आती है, मुझे सबसे पहले यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी में भी सम्मानित होने का मौका मिला। सबसे अच्छा सम्मान मुझे बिलासपुर में पर्यावरण पर्यटन समिति द्वारा मैंने एग्जीबिशन लगाई थी, उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला था जी। वो सबसे बड़ी मेरी 2005 की उपलब्धि है, जो कि एक बहुत खुशी का अवसर था। उसके बाद कई ऐसे सम्मान मिलते गए मुझे, लेकिन पहला सम्मान जो याद रहता है वो याद है। उसके बाद मैंने और भी दिल्ली में प्रगति मैदान में एग्जीबिशन लगाई थी, और वहाँ फ़ोटो फेयर में गए थे, तो वहाँ भी मुझे सम्मान का, बेटर फोटोग्राफी का सम्मान प्राप्त हुआ था। और लगातार 17 वर्षों से इमेज क्राफ्ट फ़ोटो फेयर होता है कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, वहाँ मुझे सम्मानित करते आ रहे हैं शंकर दास जी। वहाँ के बहुत अच्छे डायरेक्टर साहब हैं वो, और इतना अच्छी चीज़ मेरे को सीखने को मिलती है कलकत्ता जाने से। हर साल मैं लगातार 17 सालों से अटेंड कर रहा हूँ इस कार्यक्रम को, जो कि इमेज क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही सुनहरा अवसर रहता है मेरे लिए, और सीखने को, देखने को मिलता है। फ़ोटो फेयर दिल्ली भी जाता हूँ मैं, बॉम्बे भी जाता हूँ मैं, लेकिन जो अपना घर जैसा लगता है वो ये पास पड़ता है इसलिए, और यहाँ सब जानते पहचानते हैं, और वहाँ सारी चीज़ें ऐसे उपलब्ध रहती है जो मुझे अच्छा लगता है। तो कैसे मौका मिलता है वहाँ जाने का? कोई भी जा सकता है कि हमें फ़ोटो भेजनी होती है, कि कोई लेटर लिखना रहता है? किस प्रकार से हम वहाँ पहुँच सकते हैं? फ़ोटो फेयर अटेंड करने के लिए कोई भी जा सकता है, ऐसा कुछ नियम कानून नहीं है। जो दिखना चाहता है, जो सीखना चाहता है, वो सारे फोटोग्राफर, युवा पीढ़ी के लोग भी, सीनियर लोग भी, सारे प्रकार के लोग वहाँ जाते हैं और देख सकते हैं। वो वहाँ देखने और सीखने का मौका रहता है। सारी नई नई जो चीज़ें आती है, जो नई टेक्नोलॉजी आती है फोटोग्राफी के लिए, वहाँ वो सारी चीज़ें उपलब्ध रहती है। एक वो फ़ोटो मेला टाइप का रहता है, जो कि छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ वहाँ उपलब्ध रहती है, जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद ले सकते हैं।
बिक्री में भी वहाँ उपलब्ध रहती है, देखने को भी उपलब्ध रहती है, एक एग्जीबिशन टाइप का रहता है। हाँ, सारी कंपनी वहाँ हिस्सा लेती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, बड़े बड़े फोटोग्राफर आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, जो कि वहाँ एक सिचुएशन के हिसाब से देखने और सीखने को मिलता है। वहाँ 3 दिन की ट्रेनिंग भी रहती है। आप कोर्स करना चाहते हैं तो 3 दिन का फोटोग्राफी का कोर्स भी रहता है, जो कि आप वहाँ सीख सकते हैं। कई प्रकार के कोर्स रहते हैं, आजकल तो ऑनलाइन कोर्स भी चल रहे हैं। लेकिन जो नेचुरल अब वहाँ अपन घूमते हैं तो नया क्या कैमरा आया है, नया क्या लाइट आई है, नया क्या फ्लैश आया है, नया क्या इक्विपमेंट आया है, ये सारी चीज़ें देख के समझ के लेने से इससे अच्छा और कोई बेहतर मौका नहीं रहता, जो कि प्रगति मैदान में भी लगता है, जो कि दिल्ली में भी यानी दिल्ली के प्रगति मैदान में लगते हैं, बॉम्बे में भी जुहू में लगता है, और यहाँ नेताजी इंडोर स्टेडियम में कलकत्ता में लगता है। इसमें केवल टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है कि हमारे द्वारा ली गई फ़ोटो भी एग्जीबिशन में लगाई जाती हैं? यहाँ फोटोग्राफी नहीं लगाई जाती, यहाँ सामान देखने को मिलता है, हर चीज़ की फ़ोटोग्राफी के बारे में बताया जाता है। जो जिस टाइप के एल्बम बनते हैं, आजकल नए नए आधुनिक एल्बम बन रहे हैं वेडिंग फोटोग्राफी के, उसके बारे में देखने को मिलता है कि किस टाइप के एल्बम बन रहे हैं आजकल, कितने आधुनिक और कितने टेक्नोलॉजी के एल्बम बन रहे हैं, कितनी शार्प एल्बम बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखने को सीखने को मिलती है। जो भी नए इक्विपमेंट आते हैं, जो भी आजकल टेक्नोलॉजी में बढ़ते जा रहा है, जो डिजिटल फोटोग्राफी, हर कंपनी अपने अपने सारे प्रोडक्ट को वहाँ लॉन्च करती है, दिखाती है लोगों को, फोटोग्राफर को इसमें सुविधा मिलती है देखने की और सीखने के, तो वो चीज़ को फिर आसानी से उपलब्ध के अपने उपयोग में लिया जा सकता है। तो आप वहाँ से देख करके कभी आपको ऐसा लगा कि हाँ, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग सही जगह होना चाहिए और ये टेक्नोलॉजी सही समय पर आई है? सारी चीज़ सही टेक्नोलॉजी रहती है और वो सही समय पे यूज करना चाहिए। अपने अपनी रुचि है, अपने अपना फील्ड है कि कौन सा कैमरा किस फील्ड के लिए यूज किया जाए। उन लोग अपने अपने हिसाब से सारी एडिटिंग की कंपनी आती है, मिक्सिंग की कंपनी आती है, वीडियो रील बनाने का वो पूरा जो शादी के हिसाब से जो वीडियो शूटिंग होती है उसके हिसाब से वहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट आता है, ताकि जो वेडिंग फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, मिक्सिंग है, उसमें एडिटिंग है और सारे इक्विपमेंट है, सारे सिस्टम है जो उनको यूज में लिया जा सकता है, वो सारी चीज़ें उपलब्ध रहती है। और सर, एक सुने हम 3D, अधिकतर मूवी देखते हैं 3D में आते हैं, वो 3D वाला चश्मा लगा कर के ही उससे देखा जाता है, और कभी कभी ऐसा लगता है जब सामने से बारिश हो रही है, गोली चल रही है, तो ऐसा लगता है सीधे हम ही को लग गई। वो कैसे कर पाते हैं? क्या उस चश्मे के बगैर देखते हैं तो बिल्कुल धुंधला नज़र आता है? तो ये फोटोग्राफी का कौन सा तरीका है, कौन से कैमरे इसके लिए यूज होते हैं, या फिर सामान्य कैमरे से भी हम 3D फोटोग्राफी ले सकते हैं क्या? सामान्य कैमरे से फोटोग्राफी लेते हैं, उसमें भी 3D फोटोग्राफी आजकल बनने लगी है और बनती है। जो एल्बम में आजकल वेडिंग फोटोग्राफी में भी 2-4 पन्ने शुरू में दिखाने के लगते हैं। अच्छा। कई प्रकार के उसमें फोटोग्राफी यूज होती है, 3D वाली है और ट्रांसपेरेंसी है जो दिखाते हैं, तो उसमें एक अलग अलग यूज किया जाता है। उसके कैमरे फिल्मी दुनिया में ज़्यादा यूज होते हैं, जो आप 3D बोल रहे हैं वो हाई क्वालिटी के, हाई रेंज के, ये सब चीज़ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में कम यूज होता है, वीडियोग्राफी में और पिक्चर में ज़्यादा यूज होता है। और आप फोटोग्राफी के साथ वीडियोग्राफी का भी शौक रखते हैं क्या? हाँ जी, फोटोग्राफी में सबसे पहले मैं ये फील्ड में आया था, जो मैंने प्रोफेशनल ढंग से यूज़ किया था, तो वीडियोग्राफी से मैंने स्टार्ट की थी। फोटोग्राफी बाद में मैंने कैमरा लिया था, पहले वीडियोग्राफी का कैमरा लिया। अच्छा। जो मैंने कैमरा लेने से पहले मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 2-3 आर्डर पहले से नोट किया। वेडिंग, मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करता था, उस समय प्रिंटिंग लाइन में था। कस्टमर आते थे तो पूछते थे मैं किस फोटोग्राफर को बुक करूं, किस फोटोग्राफर को हायर करूं जो मेरी शादी की अच्छी फोटोग्राफी ले सके, वीडियोग्राफी ले सके। उस समय 95-96 की बात कर रहा हूं। उस समय बहुत बड़ा कैमरा आता था, रील यानी बड़ी कैसेट आती थी VHS, और उसमें रिकॉर्डिंग होती थी, और वो बहुत ही एक उस समय खुशी का माहौल रहता था। और सबसे पहले मैंने 2-3-4 फोटो शादी के आर्डर लेने के बाद कैमरा लिया। अच्छा, ये मेरे सौभाग्य की बात है कि कैमरा लेने से पहले मुझे आर्डर मिला और मैं वीडियोग्राफी से काम स्टार्ट किया, 3-4 वीडियोग्राफी का, और स्टार्टिंग किया और अच्छा लगा मुझे। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लग रहा है शर्मा जी आपसे बात करके, और समय कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। और अभी हमें अंतिम पड़ाव में इस प्रोग्राम के, अब हम ये जानना चाहते हैं कि रेडियो धूम में आकर के आपको कैसा लगा, और रेडियो धूम 89.6 के माध्यम से जो श्रोता हमारे फोटोग्राफी करते हैं या इसमें करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये एक अच्छी फोटोग्राफी की लाइन अच्छी है, लेकिन आजकल हर हाथ में कैमरा हो गया है, मोबाइल कैमरा। इसमें हर आदमी को सीखने को मिलता है, हर आदमी को देखने को मिलता है,
और इस कैरियर इसमें बनाया जा सकता है। कई प्रकार के कैरियर हैं, फोटो जर्नलिस्ट के हिसाब से, वेडिंग फोटोग्राफी के हिसाब से, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर के हिसाब से, और ये अपने अपना शौक़ है। मुझे रेडियो धूम में आकर बहुत अच्छा लगा। मैं श्रोताओं से यानी निवेदन करता हूं कि इसको अच्छे से सुने, और मुझे इस कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा महसूस हुआ और इस प्रोग्राम में मुझे आके खुशी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमें भी खुशी मिली आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ हमने जाना और मैंने भी पर्सनली बहुत सारी चीज़ सीखी आज आपसे। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी है, जो सबके काम आ सकती है, चाहे वो फोटोग्राफी कर रहे हों या ना कर रहे हों, यदि हम धैर्य से अपना कोई शौक़ हुनर में तब्दील करते हैं तो एक दिन हम उस मुकाम तक ज़रूर पहुंच जाते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, और जहां पहुंचने के लिए कई लोग केवल सपने देखते हैं। और किसी ने कहा, सपने वो नहीं जो बंद आँखों से देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो खुली आँखों से देखे जाते हैं। तो साथियों, आज के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे फिर किसी प्रोग्राम में। और हम आपको बता दें कि आज के इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा पवन दिव्यांशु मिश्रा का, और आज के हमारे गेस्ट थे श्री कमल किशोर शर्मा जी, और इस प्रोग्राम का संचालन किया आपके दोस्त आरजे राघव ने, और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए अनुमति, मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में। मगर आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।